हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से रीड द सोर्स गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको यहाँ पे 3 सोर्स दिए हुए हैं, सोर्स ए, सोर्स बी एंड सोर्स सी। आपको इन 3 सोर्स को पढ़ना है और 3 सोर्स के बेस पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। तो पहले हम सोर्स ए पढ़ते हैं। सोर्स ए है टूवर्ड्स अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ओर। The South African Constitution inspired democrats all over the world। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन ने पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में डेमोक्रेट्स के आइडिया को इंस्पायर किया। A state denounced by entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy। जिस कंट्री को 1994 से पहले एक बहुत ही अनडेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से जाना जाता था और इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता था, 1994 के बाद वो कंट्री डेमोक्रेसी का मॉडल बन के जो है आती है। What made this change possible was the determination to the people of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue of Rainbow Nation। ये जो इतना बड़ा चेंजेस आया था अनडेमोक्रेटिक कंट्री से डेमोक्रेटिक कंट्री का, उसके पीछे क्या रीजन थे? तो उसके पीछे था साउथ अफ्रीकन लोगों की वो डिटर्मिनेशन जिसके थ्रू वो मिलकर एक दूसरे के साथ काम करना चाहते थे और अपने बिटर एक्सपीरियंस को, अपने पास्ट के कड़वे एक्सपीरियंस को वो एक रेनबो नेशन में कन्वर्ट करना चाहते थे, बदलना चाहते थे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑन व्हाट बेसिस साउथ अफ्रीका wanted to build a new nation। किस बेस पे साउथ अफ्रीका अपने लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहता था, ये आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण। आंसर देखते हैं। आंसर है पहला, साउथ अफ्रीका वांटेड टू बिल्ड अ नेशन विद पॉलिटिकल इक्वलिटी वेयर एवरीवन विल वर्क टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका एक ऐसा नेशन बनाना चाहता था, एक ऐसा नेशन बिल्ड करना चाहता था जहां पर पॉलिटिकल इक्वलिटी हो और सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम कर सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के, सब मिलकर काम कर सके। एक ऐसा नेशन साउथ अफ्रीका बनाना चाहता था। दे वॉन्टेड टू बिल्ड आ रेनबो नेशन, वो एक रेनबो नेशन बनाना चाहते थे। रेनबो नेशन क्या होता है? देखो यहाँ पे आपको इसका मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, बारिश के बाद जो रेनबो निकलता है जिसमें 7 कलर होते हैं और 7 कलर एक साथ मिलकर कितने प्यारे लगते हैं, वैसे ही साउथ अफ्रीका का मानना था कि हम अपनी कंट्री में जो अलग अलग कॉम्प्लेक्शन के लोग रहते हैं, कुछ वाइट लोग रहते हैं, कुछ ब्लैक पीपल्स रहते हैं, कुछ ब्राउन लोग रहते हैं, यानी कि जो मिक्सअप होते हैं ब्लैक और वाइट्स का, तो वो चाहते थे कि हम भी अलग अलग कलर कॉम्प्लेक्शन वाले लोग मिलकर एक ऐसा कंट्री बनाएं, एक ऐसा नेशन बनाएं जहाँ पे सभी लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम करें और हारमोनी के साथ रहें। जैसे इंद्रधनुष के रेनबो के 7 रंग एक साथ मिलकर कितने प्यारे लगते हैं, वैसे साउथ अफ्रीका चाहता था कि हम सब लोग अगर मिलकर काम करेंगे तो हम एक अच्छी कंट्री बना पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि हम एक रेनबो नेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सोर्स की ओर। सोर्स बी है आपका पाथ टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता। यहाँ पे हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे। डिस्पाइट ऑल द डिफिकल्टीज देयर वॉज अ बिग एडवांटेज फॉर द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनके पास भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, चैलेंजेस थे, लेकिन उनके पास एक एडवांटेज था। Unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what a democratic India should look like. Much of this consensus had इन्वॉल्व ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। देखो, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका में 1994 में जब इंडिपेंडेंस मिलती है उनको, तो ब्लैक और वाइट लोग क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि नया कॉन्स्टिट्यूशन कैसा बनाया जाना चाहिए। इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं आई थी। इंडिया में ना ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती कि सबको एग्री होना पड़ रहा है या डिस्कशन करना पड़ रहा है। डिस्कशन तो खैर हुआ था, लेकिन किसी भी तरीके के ना जैसे डिफरेंसेस थे साउथ अफ्रीका में, वो डिफरेंसेस नहीं थे आइडिया को लेकर। क्यों? क्योंकि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में सारे लीडर्स ने डिसाइड कर लिया था कि एक जो इंडिपेंडेंट कंट्री होगा, एक आज़ाद भारत होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, वो आइडिया उनके माइंड में पहले ही इवॉल्व हो चुका था। Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. Our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. It was also a struggle to rejuvenate our country and to transform our society and politics. देखिए, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया में बन रहा था और जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, उसका मतलब सिर्फ फॉरेन रूल से लड़ना ही नहीं था, बल्कि हमारी कंट्री का
कंट्री की सोसाइटी का और पॉलिटिक्स का वेलफेयर करना भी था. देयर वॉज शार्प डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन विद इन द फ्रीडम स्ट्रगल अबाउट द पाथ इंडिया शुड टेक आफ्टर इंडिपेंडेंस. इंडिया के अंदर भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो बहुत सारे ओपिनियन थे इस चीज़ को लेकर कि इंडिया जो अब आज़ाद होगा तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस पाथ पर जाएगा. हालांकि सबको पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, कैसा दिखेगा, किस रास्ते पे जाएगा, इसको लेकर बहुत सारे डिफरेंसेस थे. तो ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है सिनेरियो अलग देखने को मिलता है इंडिया में साउथ अफ्रीका से. आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोला है, टू व्हाट एक्सटेंट इट वाज डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर अ यूनिफाइड इंडिया. इलस्ट्रेट, यानी कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक यूनिफाइड इंडिया के लिए, यूनिफाइड मतलब एक यूनाइटेड इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था उसको बनाने में क्या क्या डिफिकल्टीज थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के सामने. तो यहाँ पर भी हम नए कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात करेंगे. तो यहाँ पर भी आपका जो की कॉन्सेप्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन और डिफिकल्टीज फेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर. तो इसका आंसर है India being a diverse country, was inhabited by the people belong to different religion, caste, classes and community etc. Thus, it was difficult for constitution makers to frame a constitution for this diversifying India after independence that can satisfy the need of various group. यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो सबसे बड़ी डिफिकल्टी थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के आगे वो ये थी कि इंडिया जो है एक बहुत ही डाइवर्सिफाइंग कंट्री है जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के, रिलीजन के, कास्ट के, क्लासेस के लोग रहते हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत अलग है. तो ऐसी डिफिकल्टी, ऐसे डिफरेंशिएशन भरे ऐसे डाइवर्स कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत मुश्किल था जो सभी लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके और वेरियस ग्रुप को जो है एक रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर सके. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने. राइट, नाउ लेट्स मूव टू द सोर्स सी. सोर्स सी कहता है इलस्ट्रेट द डिजाइन. डिजाइन का इलस्ट्रेशन, डिजाइन कैसा होगा कॉन्स्टिट्यूशन का देखते हैं. Those who created the Indian Constitution felt that it has to be according with people's aspiration and changes in the society. जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका ऐसा मानना था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बनाया जाए लोगों की एस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हो, लोगों की इच्छाओं के अकॉर्डिंग हो और सोसाइटी में चेंजेस को अडॉप्ट करता हो. They did not seize it as a sacred, static and unalterable law. So they made provisions to incorporate changes from time to time. These changes are called constitutional amendment. वो चाहते थे कि वो एक ऐसा रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन ना बनाते जहाँ पे चेंजेस ला पाना पॉसिबल ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ ऐसा प्रोविजन करा कि टाइम टू टाइम चेंजेस लाए जा सकते हैं. और जो चेंजेस लाए जा रहे थे इनको बोला गया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन यानी कि बदलाव लाना. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम के अकॉर्डिंग, नीड्स के अकॉर्डिंग चेंजेस लाए जा सकते हैं. The Constitution describes the institutional arrangement in a very large language. In a very legal language. It defines who will have how much power to take which decision, and it put limits on what the government can do by providing some right of the citizen that cannot be violated. Constitution ने हर पॉलिटिकल ग्रुप की, हर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की जैसे कि लेजिस्लेचर की, एग्जीक्यूटिव की, जुडिशरी की पावर को डिफाइन कर दिया और बहुत ही लीगल वे में उनकी लैंग्वेज में उनकी पावर्स को डिफाइन किया कि किसके पास कितनी पावर है और कौन कैसे काम कर सकता है, कौन कैसे डिसीजन ले सकता है. उन्होंने इस बात पे भी लिमिटेशन लगाई कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम कर सकती है और अपने लोगों को कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड कर सकती है और लोगों के जो राइट्स हैं उनको वायलेट ना करने से रिलेटेड भी उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़े. तो ये था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन. तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो यहाँ पे इस पूरे सोर्स का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिजाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. मैं लिख देती हूं, की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे आपका की कॉन्सेप्ट डिजाइन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. पढ़ते हैं अब हम हमारा क्वेश्चन है हमारा, Why do you think
कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स मेक प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इलस्ट्रेट टू रीजन। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वो 2 रीजन बताइए जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन जो है वो ऐड किया था, यानी कि संशोधन का जो एक प्रोविजन है, पूरा बदलाव लाने का पूरा जो प्रोविजन है वो क्यों कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ऐड किया। आपको 2 पॉइंट में इसका आंसर देना है। तो इसका आंसर है Constitution framers make provision for amendment in Indian Constitution so that these amendment keep the Constitution updated। कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करने के लिए टाइम के साथ साथ देखो बदलाव तो लाना होता है, क्योंकि सोसाइटी में भी चेंजेस आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर इस बात से बहुत अच्छे से उनको पता था कि आज से 60 साल बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन तो रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे इसमें, क्योंकि लोगों की ज़रूरतें बदलेंगी, सोसाइटी की नीड्स बदलेंगी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को भी अपडेट होना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करने के पर्सपेक्टिव से ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने या कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन ऐड किया। ठीक है, नेक्स्ट है अमेंडमेंट्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ पीपल विद द पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ साथ लोगों की जो इच्छाएं हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको फुलफिल करने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोविजन को ऐड किया गया। तो ये 2 रीजन थे जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के प्रोविजन को ऐड किया गया। इस पूरे हमने सोर्स में सोर्स ए और सोर्स बी, सोर्स सी में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।